हे गाइस, वेलकम टू टारगेट। सरकारी नौकरी में हर्षद अली, जूनियर शिक्षक भर्ती 2021 की तैयारी में आज हम डिस्कस करेंगे सफलता प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को। इससे पहले 4 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट किए, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी, आप वहां से देख सकते हैं। तो इसमें सामान्य अध्ययन के मिक्स्ड अप क्वेश्चंस हैं सारे के सारे। आइए शुरुआत करते हैं। वीडियो को कीजिए लाइक और पहला सवाल देखिए। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण यानी इकोनॉमिक सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? जो भारत का आर्थिक सर्वेक्षण है, ये भारत सरकार का जो वित्त मंत्रालय होता है, इसके द्वारा जारी एक वार्षिक दस्तावेज होता है, जिसमें सरकार के द्वारा पिछले एक साल में अर्थव्यवस्था की स्थिति पर जो एक रिपोर्ट होती है, वो इस इकोनॉमिक सर्वे में दर्शाई जाती है। जिस दिन केंद्रीय बजट पेश किया जाता है, आमतौर पर ये होता है उससे एक दिन पहले ही ये आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया जाता है। तो भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण साल 1950-51 में, पहला आर्थिक सर्वेक्षण 1950-51 में प्रस्तुत किया गया था और साल 1964 तक इसे केंद्रीय बजट के साथ ही प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन साल 1964 के बाद से इसे बजट से अलग कर दिया। और साल 2021 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण का जो थीम है, जो मूलभूत विषय है, वो पूछ सकता है परीक्षा में, तो ये करंट ऐड कर लेंगे इसमें। तो इस बार के साल 2021 के आर्थिक सर्वेक्षण का मूलभूत विषय था सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स। ये याद रखना है आपको। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वित्त मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। अगर आपसे पूछे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या फिर आपसे पूछे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, वित्त मंत्री इस वक्त कौन है, यह है निर्मला सीतारमण। सवाल नंबर सेकंड, वर्ष 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक किस साल रही? यानी ये 10 साल का जो पीरियड था 2001 से लेकर के 2011 तक, इस 10 सालों में सबसे ज़्यादा यानी दशकीय वृद्धि सबसे ज़्यादा किस राज्य में रही? तो यहाँ पर देखेंगे स्टेट विद हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ, यानी वो राज्य जिन्होंने पिछले 10 वर्षों में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि की। तो वो राज्य जिनकी जो दशकीय वृद्धि दर है कुछ इस तरह से, सबसे ज़्यादा जो दशकीय वृद्धि हुई है वो मेघालय में हुई थी। 27.9% दशकीय वृद्धि किसकी? मेघालय की। दूसरे नंबर पर है अरुणाचल प्रदेश 26%, तीसरे नंबर पर है 25.4% बिहार की, और चौथे नंबर पर जम्मू कश्मीर, पाँचवें नंबर पर मिजोरम। ये टॉप 5 स्टेट हैं हैविंग डिकेडल ग्रोथ मैक्सिमम जिनकी है। ऑप्शंस में चेक करते हैं। मध्य प्रदेश की अगर आप बात करोगे तो मध्य प्रदेश की जो डिकेडल ग्रोथ है वो 20.3% है। तो जो ऑप्शंस हैं ये बहुत करीब करीब डिज़ाइन किए गए हैं। इसमें आप देख पा रहे हैं यहाँ थर्ड नंबर पर क्या है? बिहार। इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग तो बिहार में सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि है। बिहार में दशकीय वृद्धि का जो रेट है 25.4% है। और उत्तर प्रदेश का भी आप याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में दशकीय वृद्धि दर कितनी है? 20.2% है। दशकीय वृद्धि का मतलब होता है पिछले 10 वर्षों में जो 2001 में जो पॉपुलेशन जब थी और 2011 में जो पॉपुलेशन थी, तो इनमें कितना इंक्रीमेंट हुआ है, यानी कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई इन 10 सालों में, वही होती है डिकेडियल ग्रोथ आपकी। इसी प्रश्न को ऐसे करते हैं, वर्ष 2001 से 2011 के दौरान भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर क्या है? यानी भारत की 2001 में जो पॉपुलेशन रही और 2011 में जो पॉपुलेशन है, कितना इंक्रीमेंट हुआ इन 10 साल में, कितना प्रतिशत? तो ये भी याद रखिएगा। इसका आंसर रहेगा भारत की यानी राष्ट्र की दशकीय वृद्धि दर कितनी हुई? ये है 17.64%। ये भारत की है। सवाल नंबर अगला देखें। निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? इक्वालिटी बिफोर लॉ कौन सा आर्टिकल बताता है? कानून की नज़र में सब बराबर हैं, सब समान हैं, ये आर्टिकल 14 बताता है, आर्टिकल 14 अनुच्छेद। नेक्स्ट वन देखें। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं उनमें से एक नहीं है? समानता का अधिकार ये फंडामेंटल राइट्स में शामिल किया जाता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये भी फंडामेंटल राइट है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार ये भी फंडामेंटल राइट है। लेकिन विरोध का अधिकार फंडामेंटल राइट्स में शामिल नहीं किया जाता है। आप किसी का विरोध करते हैं, ये हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स में शामिल नहीं हैं। सवाल अगला देखें। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं? कौन सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर इसमें नहीं है? हमारे देश में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी संसदात्मक सरकार है। स्वतंत्र न्यायपालिका है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है हमारी। संघात्मक सरकार है, लेकिन अध्यक्षात्मक सरकार नहीं है। तो ये हमारे संविधान का फीचर इसमें नहीं शामिल किया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। सवाल नेक्स्ट देखेंगे। संसद में शून्यकाल
या 0 आवर का समय कितना होता है? आपने सुना होगा संसद में दो टर्म, एक तो होता है प्रश्नकाल क्वेश्चन आवर और एक होता है शून्यकाल 0 आवर। प्रश्नकाल की अगर हम बात करें तो संसद की प्रक्रिया में संसद होता है, संसद की नियमों की प्रक्रिया में जो प्रश्नकाल है कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है उसको। तो इसमें संसद की कार्यवाही का जो पहला घंटा होता है वो प्रश्नकाल के लिए निर्धारित किया जाता है। इस टाइम में यानी प्रश्नकाल के दौरान संसद के जो सदस्य होते हैं वो मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं। और इसमें जो है इसके ठीक बाद होता है शून्यकाल। तो संसद की जो प्रक्रिया होती है उनमें प्रश्नकाल के जैसे ही शून्यकाल का भी कहीं भी वर्णन नहीं है। तो शून्यकाल जो है हमारे देश की देन है ये। तो इसमें क्या होते हैं, जो संसद के सदस्य होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, इसमें बिना किसी पूर्व सूचना के कोई भी मामला इसमें उठाया जा सकता है। तो शून्यकाल का जो समय होता है प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होता है, यानी दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक का समय होता है ये। ऑप्शन डी चुनेंगे इसके लिए। 12 बजे से अपराह्न 1 बजे तक का समय शून्यकाल होता है। सवाल नेक्स्ट देखिए, लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है किसके द्वारा? जो लोक लेखा समिति होती है वो भारत सरकार के खर्चों की जो लेखा परीक्षा कराने वाली एक समिति होती है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, PAC, यानी भारत सरकार के खर्चों की ऑडिटिंग करती है ये, चेकिंग। आपसे पूछता है कि जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है इसमें कुल कितने मेंबर होते हैं? तो कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा से होंगे और 7 सदस्य इसके राज्यसभा से होते हैं। ये जो समिति होती है ये भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो कैग होते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, वो भी क्या करते हैं, भारत सरकार के खातों की जांच करते हैं, ऑडिटिंग करते हैं। तो उसी के CAG के द्वारा जितने भी परीक्षण किए जाते हैं उनके प्रतिवेदन की जांच करती है ये कमेटी, जिसका नाम है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। तो ये जो है अपनी रिपोर्ट कहाँ प्रस्तुत करेगी? लोकसभा में, ऑप्शन ए। सवाल नेक्स्ट होगा, संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। जो यूनियन टेरिटरीज होते हैं उनको लोकसभा में, राज्यसभा में, संसद के दोनों सदनों में कहाँ रिप्रेजेंटेशन इनका होता है? लोकसभा का कंपोजिशन आप जानते हैं, लोकसभा में मैक्सिमम सीट होती हैं 552, इससे ज़्यादा लोकसभा में सीटें नहीं हो सकती हैं। और इसमें 530 सीटें राज्यों के लिए हैं और 20 सीटें यूनियन टेरिटरीज़ के यानी संघीय क्षेत्रों के लिए हैं। 2 इसमें मनोनीत किए जाते हैं और राज्यसभा में जो मैक्सिमम सीट्स होती हैं 250 होती हैं, जिसमें 238 सीटें स्टेट और यूटीज़ दोनों को होती हैं और 12 सीटें इसमें नॉमिनेटेड होती हैं। तो संसद के दोनों सदनों में यूटीज़ यानी संघीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व होता है। यहाँ पर ये रहा प्रतिनिधित्व लोकसभा में, राज्यसभा में भी है। तो संसद के दोनों सदनों में संघीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व होता है। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान में किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा संविधान का अनुच्छेद 331, ऑप्शन सी। संविधान का अनुच्छेद 331 में जो है लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 लोगों को संसद के लिए नामित किया जा सकता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। सवाल नंबर नेक्स्ट देखेंगे, भारत के संविधान में चौथी अनुसूची जो 4th शेड्यूल है ये क्या बताती है? तो ये बताती है एलोकेशंस ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित होती है 4th शेड्यूल। सवाल नंबर नेक्स्ट है, भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का सदस्य कब बना था? तो इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए आपके पास IMF की। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का हेडक्वार्टर है US में, अमेरिका में, वाशिंगटन DC में। इसके टोटल सदस्य जो हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के जो सदस्य हैं वो 190 हैं। इसकी स्थापना की गई थी 27 दिसंबर 1945 में। तो जब इसकी स्थापना की गई थी भारत इसका ऑलरेडी सदस्य था, यानी भारत इस संगठन का संस्थापक सदस्य है। यानी जब इसकी स्थापना हो रही थी भारत उसी वक्त से इसका सदस्य है। तो इसका आंसर, इसकी स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1945 को। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 1945 में। नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? अगर हम इसकी बात करें, राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट NIESUBD, इस संस्थान का हेडक्वार्टर की बात कर रहा है। ये संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये नोएडा में स्थित है। नोएडा में सेक्टर 64, नोएडा सेक्टर 62 में है ये, नोएडा सेक्टर 62। नेक्स्ट देखेंगे, जल का घनत्व अधिकतम कब होता है? जो जल की जो डेंसिटी होती है, जो वाटर की डेंसिटी होती है, वो मैक्सिमम किस स्केल पर होती है? ये हम जानते हैं। अगर सेंटीग्रेड में पूछेगा तो 4 डिग्री सेल्सियस पर, इतने टेम्परेचर पर जल का जो घनत्व है वो मैक्सिमम होता है। लेकिन यहाँ पर ये केल्विन में ऑप्शन दिए हैं। अगर इसको केल्विन में आप कन्वर्ट करने लग गए
तो 277 केल्विन हो जाएगा ये, यानी कि इसमें आप 273 में ऐड करोगे इस वाले टेम्परेचर को तो आपका केल्विन में शो होने लगेगा। सवाल नंबर नेक्स्ट, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट थर्मामीटर्स जो होते हैं एक समान रीडिंग जो होती हैं वो कब दर्शाते हैं, किस टेम्परेचर पर दर्शाते हैं? तो सेल्सियस पैमाने पर जो सेल्सियस पैमाना और फ़ारेनहाइट पैमाने की अगर हम बात करें तो इसमें सेल्सियस स्केल पर जिस तापमान पर जल या पानी बर्फ़ बन जाता है या जम जाता है उसे हम 0 डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी को इस सेल्सियस पैमाने का लोअर फिक्स पॉइंट बोलते हैं। 0, 1, 2, 3 ऐसे करके ये 100 डिग्रीज तक ये स्केल पहुंचता है। और 100 डिग्री पर ये जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर इस टेम्परेचर पर पानी उबलने लगता है, इस टेम्परेचर पर पानी जमने लगता है। यही चीज़ हम जब फ़ारेनहाइट स्केल पर देखते हैं तो इस पर जो है इसमें इसको बोलते हैं हम डिग्री सेल्सियस, इसको बोलते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट। इसकी जो स्टार्टिंग होती है वो स्टार्टिंग 32 से होती है इस स्केल की, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से स्टार्टिंग होगी और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ख़त्म होती है इस स्केल की। तो ये इसका लोअर फिक्स पॉइंट है फ़ारेनहाइट स्केल का और ये इसका अपर फिक्स पॉइंट है। यानी अगर आप बात करेंगे तो ये 0 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के। और अगर आप बात करेंगे किसकी, 100 डिग्री सेल्सियस की, तो ये बराबर होगा कितने डिग्री फ़ारेनहाइट की? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के। इन टेम्परेचर्स में जब आप देखोगे तो -40 डिग्री पर ये दोनों स्केल एक जैसी रीडिंग प्रदर्शित करते हैं। सवाल नंबर अगला, हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था किसके द्वारा? इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन बम किसके द्वारा विकसित किया गया था? ये एडवर्ड टेलर थे। एडवर्ड टेलर के द्वारा ये विकसित किया गया था। इसका आविष्कार साल 1952 में, हाइड्रोजन बम का आविष्कार साल 1952 में कर लिया गया था इनके द्वारा। एक सवाल और प्रश्न पूछता है इसमें कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर, किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? तो ये नाभिक के संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन पर वर्क करता है हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। इसमें दो हल्के परमाणुओं के नाभिक जो हैं एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, संयुक्त होकर एक जो है नया न्यूक्लियस की संरचना कर लेते हैं। तो इसी कारण जो ये परमाणु बम की अपेक्षा जो हाइड्रोजन बॉम्ब होते हैं 1000 गुना ज़्यादा पावरफुल होते हैं। तो एक तो इस पे 2 ही प्रश्न बने हैं आज तक, ठीक है। किसने बनाया है इसको, किस सिद्धांत पर आधारित है? न्यूक्लियर फ्यूजन पर है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है? तो ह्यूमन बोन जो होती है मानव की हड्डियाँ, उनमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो इसमें सबसे ज़्यादा होता है कैल्शियम फॉस्फेट, ऑप्शन सी कैल्शियम फॉस्फेट। अगर हम बात करें BMD टेस्ट की या बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट, बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट जो है हड्डियों की मजबूती जांचने के लिए किए जाते हैं। इससे पता लगता है कि हड्डियों में मौजूद जो कैल्शियम और मिनरल्स की जानकारी इससे मिलती है इस टेस्ट के थ्रू। सवाल नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे? इस सवाल का आंसर रहेगा न्यायमूर्ति विशंबर दयाल, ऑप्शन बी न्यायमूर्ति विशंबर दयाल। सवाल नेक्स्ट है कि भारत में प्रधानमंत्री जनधन योजना कब लागू की गई थी? डेट इंपॉर्टेंट है, कई बार ये प्रश्न पूछा हुआ है, अभी तक पूछा जाता है। 28 अगस्त 2014 में ये शुरुआत की गई थी प्रधानमंत्री जनधन योजना की। देश के सभी परिवारों के लिए बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए प्रधानमंत्री जनधन योजना के खाते खोले गए थे। ये सवाल भी पूछे ही जाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को भारत में कब स्टार्ट किया गया था? इसकी जगह भी पूछता है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान है, ये जो योजना की शुरुआत की गई थी 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत ज़िले से शुरू की गई थी। तो फरवरी 2015 में, एग्जैक्ट डेट याद रखिए 22 फरवरी, करेक्ट कीजिए, फरवरी नहीं है वो जनवरी है। तो ये शुरुआत की गई थी इसकी 22 जनवरी 2015 में हरियाणा से शुरू की गई थी ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो योजना है हरियाणा के पानीपत से। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण को भारत में कब शुरू किया गया था? इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। तो ये 2 अक्टूबर, याद रखेंगे 2 अक्टूबर 2014 में इसकी स्टार्टिंग की गई थी स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की, ऑप्शन बी। इसके 2 फेज में इसका कार्यान्वित किया गया था इसको। इसका पहला फेज था कौन सा? अभी इसका जो फेज चल रहा है वो अभी जो इसका सेकंड फेज स्टार्ट होगा, इसको मंजूरी दी गई है, ये प्रश्न पूछ सकता है। जो इसका सेकंड फेज है, इसका जो सेकंड फेज यानी दूसरा जो चरण है स्वच्छ भारत मिशन का, वो 2024 से 2025 है। ये परीक्षा में पूछ सकता है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में मिशन इंद्रधनुष अभियान किससे संबंधित है? मिशन इंद्रधनुष को 25 दिसंबर 2014 से स्टार्ट किया गया था।
इसके अंतर्गत भारत में टीकाकरण का जो कवरेज था वो किया जाना था। किसको टीका लगाना होता है? बच्चों को। तो मिशन इंद्रधनुष अभियान जो है बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है। किसके अंडर में, किस मंत्रालय के अधीन चला था ये कार्यक्रम? तो ये भारत सरकार का जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है, 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की गई थी इसके द्वारा। इस टीकाकरण कार्यक्रम में जो शुरुआत में, या आप कह लीजिए इसमें, जैसे एक जो इंद्रधनुष होता है, रेनबो होता है, उनमें 7 कलर्स होते हैं। तो 7 कलर्स यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको? 7 टीकों को। 7 बीमारियों के टीके से संबंधित है मिशन इंद्रधनुष। कौन कौन सी बीमारियों के टीके इसमें शामिल हैं? तपेदिक, किसको बोलते हैं? तपेदिक यानी ट्यूबरकुलोसिस और पोलियो है, हेपेटाइटिस बी है, डिप्थीरिया है, पर्ट्यूसिस है, टेटनस है और खसरा यानी मीजल्स। इस मिशन के अंतर्गत साल 2020 तक इस टीकाकरण को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम CDP यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कब स्टार्ट हुए थे? सामुदायिक विकास कार्यक्रम या कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम साल 1952 में शुरू किया गया था। ऑप्शन सी। तो इस वाले जो ये आपका प्रैक्टिस सेट है, इसमें हम करंट अफेयर्स को शामिल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। उसके लिए हम सेपरेट वीडियो ही रखेंगे जो आपकी कंप्लीट हो चुके हैं ऑलरेडी करंट अफेयर्स। सवाल अगला देखिए, गौतम बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ पर बिताई थी? तो ये कुशीनगर में। ऑप्शन सी, कुशीनगर में। नेक्स्ट देखेंगे, महाबलीपुरम का जो सप्तरथ मंदिर है ये किसके द्वारा बनवाया गया था? ये डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चंस हैं, सीधे हिट करते हैं कला एवं संस्कृति पर। ये बनवाया गया था नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखें, बाबर ने सबसे पहले पादशाह की उपाधि कहां पर धारण की थी? 1504 ईस्वी में बाबर ने जो है काबुल को कैप्चर किया और वहीं पर जो है इसने पादशाह की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन बी, काबुल में। फेमस कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? गोलकुंडा का वजीर हुआ करता था एक व्यक्ति, इसका नाम था मीर जुमला। मीर जुमला के द्वारा इसको गिफ्ट किया गया था कोहिनूर हीरा शाहजहां को। तो रामायण का जो फारसी में ट्रांसलेशन किया गया था अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा किया गया था। किसने करवाया था? अकबर ने। वांडीवाश का युद्ध 1769 में हुआ था। किन किन के बीच में हुआ था ये हम डिस्कस कर चुके हैं। वांडीवाश का युद्ध हुआ था ब्रिटिश और फ्रांसीसी के बीच में हुआ था, जिसमें ब्रिटिशर्स ने जो है फ्रांसीसियों को हरा दिया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? ये था पीट्स इंडिया एक्ट 1784। नेक्स्ट देखेंगे, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 से 69 में कौन विजयी हुआ था? ये अंग्रेजी सेना और ये हैदर अली के बीच में हुआ था और इसमें हैदर विजयी हुआ था। तो ऑप्शन बी सही रहेगा। नेक्स्ट, भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार कब समाप्त किया गया था? 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार था, मोनोपोली थी, वो खत्म कर दी गई थी। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से 1946 में कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? चलिए, इस क्वेश्चन में अगर आप देखो, कैबिनेट मिशन भारत आया था 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया था कैबिनेट मिशन। इसमें कुल 3 सदस्य थे, याद रखेंगे, ये प्रश्न पूछा हुआ है। इसमें कुल 3 सदस्य थे। एक थे पैथिक लॉरेंस जो इसके अध्यक्ष थे, और 2 सदस्य थे इनमें स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। तीनों को प्रश्नों में पूछा जाता है हमेशा ही। तो इसमें सर पैथिक लॉरेंस इस कैबिनेट मिशन के नेतृत्व करता थे, इसका नेतृत्व किया था, यानी इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी का पहला सभापति बना? तो ये थे कौन? लाला हरदयाल। ऑप्शन ए सही रहेगा। निम्नलिखित में से किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है? उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में एक झील है, इसको कहा जाता है रहस्यमयी झील। ये है रूपकुंड झील। ऑप्शन सी। सवाल नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है? तो इनको आप जानते हैं, ये हैं आपकी नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो हैं इनके मिलान बिंदु पर स्थित है। कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है? इसमें अगर देखें, रेडक्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच में है। ये मैगिनॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। ड्यूरेंट रेखा अगर आप देखेंगे तो ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है, तो ये सही सुमेलित नहीं है। हैंडेनबर्ग जो है बेल्जियम और जर्मनी के बीच की रेखा है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसे 1000 झीलों का देश कहा जाता है? 1000 झीलों का देश है ये आपका फिनलैंड। इसको बोलते हैं लैंड ऑफ 1000 लेक्स। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसको पर्वतों का सागर कहा जाता है? यह है पर्वतों का सागर है ब्रिटिश कोलंबिया। ऑप्शन बी।
नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित दशकों में से किसमें भारत की जनगणना वृद्धि में सबसे ज़्यादा वृद्धि। तो ये सवाल कुछ इस तरह से है, निम्नलिखित दशकों में से किसमें भारत की जनगणना में जो वृद्धि थी वो मैक्सिमम थी। इस वर्ष को याद रखिएगा, बहुत रिपीट होता है ये। 1961 से 1971 तक का जो दशक था, इसमें भारत की जो पॉपुलेशन है उसमें मैक्सिमम पॉपुलेशन ग्रोथ दर्ज की गई थी 24.80%। और एक और वर्ष है इसके बाद में, जो 1971 से 81 तक का जो दशक है, इसमें भी कुछ इतनी ही लगभग 24.66% की वृद्धि दर्ज की गई। तो मैक्सिमम कौन सा हुआ? ये 1961 से 71 के बीच। भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? झांसी में है, डी ऑप्शन, झांसी में। केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? ऑप्शन ए, हैदराबाद में है ये। नेक्स्ट देखिए, गंगा वाराणसी किस चीज़ की एक प्रजाति है? आंवले की ये प्रजाति है, ऑप्शन बी। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसके बारे में पूछ रहा है, इसके वर्तमान महानिदेशक कौन हैं? CSIR के जो महानिदेशक हैं, डायरेक्टर जनरल हैं, वो है डॉक्टर शेखर मांडे, ऑप्शन बी सही आंसर है इसका। CSIR है कहाँ पर भी ये? नई दिल्ली। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कानपुर में है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में 50वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? देखिए, 50वां जो टाइगर रिजर्व है, इसका नाम है कमलांग वन्यजीव अभयारण्य, ऑप्शन ए। इसको बनाया गया है और ये कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है इसकी लोकेशन, अरुणाचल प्रदेश में जो कमलांग वन्यजीव अभयारण्य है, ये भारत का 50वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। और इसके बाद जो 51st, जो टोटल अगर टाइगर रिजर्व देखोगे तो वो अभी तक थे 50, तो 51वां टाइगर रिजर्व जो है घोषित कर दिया गया है। तो इसमें जो 51वां टाइगर रिजर्व जो घोषित किया गया है वो ये है मेघामलाई और श्रीविल्लीपुथूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तमिलनाडु की, ये 51वां टाइगर रिजर्व होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय वनस्पति शोध संस्थान कहाँ पर है? ये लखनऊ में है, ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल अवस्थित कहाँ पर है? यह है शाहजहांपुर, ऑप्शन डी। इलाहाबाद स्थित जो अल्फ्रेड पार्क है, इसका जो दोबारा से नामकरण किया गया था, तो इसका नाम अब क्या है? इसको कर दिया गया है चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तर प्रदेश में उर्दू अकेडमी की स्थापना कब की गई थी? 72 में की गई थी। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 60 में हुई थी ये। मैगलेव क्या है? मैगलेव एक्चुअली ये एक ट्रेन है और ये विश्व की सबसे ज़्यादा तेज़ चलने वाली, सर्वाधिक गति वाली एक ट्रेन है मैगलेव का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक लेविटेशन। और ये जो ट्रेन होती है एक्चुअली ये मैग्नेटिक फोर्स की वजह से चलती है, ये ज़मीन पर नहीं चलती, ट्रैक पर नहीं चलती है, ये हवा में, एयर में होती है और मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से ये बहुत तेज़ी से दौड़ती है। तो जापान की ट्रेन है। चलिए इस प्रैक्टिस सेट में रहने देंगे इतने ही प्रश्न, मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू सो मच, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।